इंडिया के अंदर हर किसी के पास सेविंग अकाउंट्स तो होता ही है, चाहे वो उसके पास 1 हो, 2 हो या 10 हो। हर कोई अपना सेविंग अकाउंट्स तो रखता ही है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर हमारा जो चल रहा है 25 एंड 26, और जो नया हमारा अब कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से, ये हमारा कैलेंडर ईयर है। लेकिन जो टैक्स में कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है। और आज हम बात करेंगे कि आपके किस तरह से आप इनकम टैक्स या जीएसटी के नोटिस से बच सकते हो। आपको ये ट्रांजेक्शन्स की लिमिट्स पता होनी चाहिए कि आपकी कैश डिपॉजिट की लिमिट क्या है एज पर 2026, जिसका फाइनेंशियल ईयर होगा 25 एंड 26, जिसके अभी 3 मंथ्स रह गए हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके पास कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की क्या लिमिट्स है, और आपकी इनकम टैक्स में लिमिट क्या है, और जीएसटी की क्या लिमिट्स है। आपकी ऑनलाइन हो, यूपीआई से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उनकी क्या लिमिट्स है। प्लस आज हम इस पे कि आप इनसे आपका सोल्यूशन क्या, अगर आपके पास ये नोटिस आ जाए तो हम उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा, आज इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि देखो कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए। आप कितने भी बैंक अकाउंट्स रख सकते हो, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, चाहे वो आरबीआई हो, इनकम टैक्स हो, फेमा हो, कहीं भी ये नहीं डिसाइड किया हुआ कि आप कितने भी अकाउंट्स रख सकते हो। अब जीरो बैंक अकाउंट भी स्टार्ट हो गए, जीरो बैलेंस अकाउंट्स भी स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, आप अपना बैंक अकाउंट रखें एक गवर्नमेंट बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में रख लीजिए। देखो बैंक्स अकाउंट्स तो आप बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक्स हैं, पब्लिक में भी हैं, और प्लस आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स हैं, तो आप एक एक अकाउंट्स रखें। क्यों? जीरो बैलेंस वाले तो 1 या 2 बैंक हैं, अदरवाइज जो बाकी बैंक्स हैं उसमें आपको एटीएम के चार्जेस लगते हैं, क्वार्टरली आपके एसएमएस चार्जेस, अगर 2 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हो हैंडलिंग चार्जेस, इन सभी में चार्जेस लगते हैं। तो आप कम बैलेंस कम अकाउंट रखें ताकि उसको आप मेंटेन कर पाएँ और आप उसको ट्रैकिंग भी कर पाएँ। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में आपके पास 2 या 3 अकाउंट्स होंगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है मेंटेन करने के लिए बैलेंस। कैश की डिपॉजिट्स की लिमिट क्या है? देखो हमारे इंडिया में 146 करोड़ की पब्लिक है। हर किसी का मतलब कि इसमें से सिर्फ आप बच्चों के अकाउंट्स नहीं होंगे, अदरवाइज सबके सेविंग अकाउंट्स कम से कम एक तो अकाउंट होगा ही। इतने लोगों का ट्रैकिंग करना मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट लगा दी हैं बैंक्स के ऊपर कि अगर ये ट्रांजैक्शन से अबव अमाउंट जाता है तो बैंक को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये जो लिमिट्स डिसाइड की हुई हैं वो पर पर्सन, एक फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे पर पर्सन के अकॉर्डिंग ही आपकी लिमिट होगी, पर बैंक, और आपकी उसी पर बैंक पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट डिसाइड होगी। आपकी जो कैश डिपॉजिट्स की लिमिट है, आप उसे चाहे सिंगल अगर या फिर आप एक ही बारी में 10 लाख का कैश डिपॉजिट करा देते हो तो उसको बैंक को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी अगर आपने उसमें से करी तो वहाँ पर भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी 10 लाख से ज़्यादा करने पर। इसी तरह से आपने अगर करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाया तो उसकी भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक को करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ कैश के विड्रॉल की क्या लिमिट है, सेम ही जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है और विड्रॉल की भी सेम लिमिट ही 10 लाख है। अगर आप विड्रॉ भी कर रहे हो 10 लाख से ज़्यादा का तो उसकी भी रिपोर्टिंग बैंक को आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी ही पड़ेगी। देखो एक आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई, आपने तीनों बैंक में 9 लाख का कैश डिपॉजिट करवाया तो क्योंकि आपकी 10 लाख से ज़्यादा नहीं गया अमाउंट तो हर बैंक किसी भी बैंक ने आपकी रिपोर्टिंग 27 लाख की नहीं की। अदरवाइज देखो पर पैन नंबर हमारा एक होता है। अगर ये देखो कि 100% नहीं, इसमें से कुछ पर्सन्स का अगर बैंक में से या डिपार्टमेंट में से उन्हें कुछ डाउटफुल लग रहा है, उस केस में वो उस मतलब कि वो उस असेसी का वो
वो चूज कर सकते हैं कि आप उसकी रिपोर्टिंग हमें बैंक को दो, अदरवाइज बैंक उसकी रिपोर्टिंग नहीं देगा, क्योंकि उसके पास तो 9 लाख की ही उसके पास कैश डिपॉजिट हुआ है, ये कैश विड्रॉल हुआ है। अगर वो 10 लाख से अबव होता तभी ही बैंक देता, अदरवाइज अगर डिपार्टमेंट को कहीं भी डाउटफुल लग रहा है वो तभी ही उसकी रिपोर्टिंग बैंक से मंगवा सकता है। तो ये तो बात हो गई कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल की। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन के केस में, ऑनलाइन यूपीआई के केस में। वहाँ पर जो आपकी लिमिट है वो 40 लाख तक आपका देखा जाता है, क्योंकि 40 लाख तक से की ट्रांजेक्शन पे अभी तक 40 लाख तक ट्रांजेक्शन पे आपको आपकी, क्योंकि ये 40 लाख की ट्रांजेक्शन क्यों ऐसे 40 लाख की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, जीएसटी डिपार्टमेंट में अगर आप सेल कर रहे हो, जैसे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट तब होती है अगर आप सेल कर रहे हो 40 लाख तक, तो आपको कोई भी जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वॉलेंट्री होता है, क्योंकि उसमें भी कंडीशंस होती है, आप ऑप्शनल है आपके है या फिर आपके ऊपर मैंडेटरी है। अगर आप सेल भी कर रहे हो, सर्विसेज भी कर रहे हो, तो 20 लाख तक की आपकी लिमिट होगा। अगर आप सिर्फ सर्विसेज कर रहे हो तो 20 लाख पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑनलाइन यूपीआई कर रहे हो तो 40 लाख की आपकी लिमिट्स है। और अब हम बात करेंगे कि कैश डिपॉजिट में 10 लाख हो गया, आपके पास करंट अकाउंट में आपकी 50 लाख की है। अगर एक सिंपल एक बिजनेसमैन है और वो उसकी जो डेली की ही वो कैश है वो 5 या 10 हज़ार रुपये रेगुलर में ले रहा है, तो आपको हमेशा अपना करंट अकाउंट ही ओपन करवाना चाहिए। आपका करंट अकाउंट एमएसएमई आपके रजिस्ट्रेशन से हो सकता है, फूड लाइसेंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। तो आप अपना करंट अकाउंट इंडिविजुअल बेसिस पे भी ले सकते हो, ताकि आप ऐसी ट्रांजेक्शन्स आपकी रिपोर्टिंग ना हो और आप नोटिस से बच सकें। देखो, अगर आपके पास कभी भी नोटिस आता है तो आपको उसका रिप्लाई भी करना पड़ता है। अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज़्यादा की करते हो कैश में, तब भी उसकी रिपोर्टिंग जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो देखो, एक चीज़ और है, जीएसटी के केस में ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आपने कैश में सेल 2 लाख से ज़्यादा की कर दी, तो अगर आपने 2,50,000 की कर दी तो वो पूरी डिसअलाउड हो जाएगी। 2 लाख से कम की है तो कैश में, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी, आपको अलाउड हो जाएगी। अदरवाइज 2 लाख से अबव होने पर जब भी आप अपने किसी सी के पास जाओगे तो वो आपका उस कैश को डिसअलाउड कर देगा, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा का आप उसमें कैश भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो उस केस में भी ऐसा होगा। सेक्शन 194M, जो भी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लास्ट 3 ईयर्स तक आईटीआर फाइल नहीं की और 20 लाख से ज़्यादा का उन्होंने कैश विड्रॉल करवाया, तो उस पर भी उनका टीडीएस डिडक्ट होगा 2% से। कि आपको आईटीआर फाइल करनी ही चाहिए। अगर आप देखो, इस बार तो ऐसा हो रहा है, जिन पर्सन्स ने कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा का कराया था या विड्रॉल करवाया था, उनके पास नोटिस आ रहा है कि अभी तक आपने मतलब कि जो आपने आईटीआर फाइल क्यों नहीं की थी। देखो, गवर्नमेंट आपको पहले ओरिजिनल रिटर्न्स का इतना टाइम देते हैं, फिर उसके बाद आपको बिलेटेड रिटर्न्स का भी टाइम देते हैं कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करें। अगर वो नहीं हो पा रहा तो आप उसके बाद अपडेटेड रिटर्न का भी आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल करें। आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी आईटीआर में उसकी पूरी डिटेल्स को जस्टिफाई कर देते हो, देखो मान लो अगर आपने 15 लाख की भी अगर आप सेल कर रहे हो, तो वो 15 लाख की आपने सेल करी है, उसमें से मान लो आपने परचेज ही 14 लाख का, तो आपका तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। तो आपका 15 लाख के तो आपका जो भी कैश आया है, आप कैश सेल दिखा सकते हो कि मेरा ये तो 15 लाख का कैश सेल है, या 40 लाख का किया है तो 40 लाख की तो आपकी सेल है, उसमें से आपका जितना प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप उसको हमें टैक्स दो, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहती है। आपके पास जितना भी आप कैश सेल कर रहे हो, ऑनलाइन यूपीआई से ले रहे हो, वहाँ पर जब हम बिजनेस इनकम आईटीआर 4 फाइल करते हैं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। आप अपनी ग्रॉस रिसिप्ट में दिखाइए, अगर आप यूपीआई ऑनलाइन ले रहे हो तो 6% तक अपना प्रॉफिट दिखाइए, और अगर उससे ज़्यादा का है तो आपका, अगर आप कैश में ले रहे हो तो आपको 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिखा के अपनी आईटीआर को फाइल करना है। और जो भी आपकी इनकम होगी,
जैसे इस बार आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, तो आपकी जो 12 लाख की जो इनकम आ रही है वो वाली जो इनकम होगी उसमें से आपकी जो भी आपका प्रॉफिट हुआ एवरी ईयर जब आप उसे कैपिटल में ऐड करते रहते हो तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में वो आपकी इनकम एक प्रूफ बन जाती है, जो आपकी वाइट इनकम होती है। अगर कभी गवर्नमेंट का नोटिस आया कि ये इनकम का प्रूफ दो, अगर आपने ITR फाइल की होगी तो आपके पास इस चीज़ का प्रूफ होगा, क्योंकि आपने इनकम अपनी वहाँ पर आपने दिखा रखा है कि आपने ITR फाइल की थी, आपकी कहाँ तक इनकम 5 लाख तक टैक्स फ्री थी, और जो ओल्ड रिजिम में, और अभी जो 12 लाख हो रही है अगली बार जब फाइल करोगे तो आपके पास ये प्रूफ होगा कि ये मेरे पास ये जो मेरी इनकम है, इनकम से ही मेरी कैपिटल बनी है, यही इसी से मैंने अपनी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होगा। अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आपने ITR ही फाइल लेने की होगी या फिर आपकी अनएक्सप्लेन मनी होगी, वहाँ पर आपको 84% तक की पेनल्टी लग सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपने ITR फाइल नहीं करते, फाइल कर भी लेते हो, आप किसी प्रोफेशनल की एडवाइस नहीं लेते, आपकी बिजनेस इनकम थी, आपको ITR 4 फाइल करना था, आपने ITR 1 फाइल कर दिया, तो या फिर उसकी इनकम को आपको अदर इनकम में डाल दिया, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप ITR फाइल करें, किसी की प्रोफेशनल की एडवाइस लेकर ही फाइल करें। आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दूंगी कि अगर किसी को भी किसी भी इसमें प्रॉब्लम होती है ITRs के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन आपको प्रोफेशनल से अगर आनी चाहिए तो कि आप इस तरह के नोटिस से बच सकते हैं। इस टाइम पूरा इंडिया डिजिटल हो चुका है, तो इसीलिए जो मोदी सरकार जी है वो भी इस चीज़ पे पूरा फोकस कर रही हैं। पहले के टाइम पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स अवॉइड हो जाती थी, कुछ भी पैन आधार से लिंक नहीं था, लेकिन इस टाइम पे आपका पैन आधार से लिंक हो चुका है। सारी ट्रांजेक्शन्स, चाहे आप FD कर रहे हो, RD कर रहे हो, ये सारी ट्रांजेक्शन्स भी लिंक है। आपकी रिपोर्टिंग हो रही है। इन रिपोर्टिंग से बचने के लिए अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को अभी से ही अपना रिकॉर्ड करें कि आपकी कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, ताकि आप उस लिमिट से ज़्यादा होने से पहले ही आप उसको चेक कर ले, ताकि उसकी लिमिट अपनी क्रॉस ना हो। लिमिट क्रॉस नहीं होगी, आपको कोई भी नोटिस भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखें। और दोबारा से हम इस पर समरी में बात करते हैं। कैश डिपॉजिट विड्रॉल की लिमिट 10 लाख ही है। अगर आप FD भी कराते हो उस केस में भी आपकी 10 लाख ही लिमिट्स है। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है FDs के, आप उसे भी चेक कर सकते हो। देखो, साथ साथ अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपकी जो लिमिट्स हैं वहाँ पर 30 लाख तक की है। 50 लाख पर आपको वहाँ पर TDS भी डिडक्ट करना पड़ता है। अगर ये सारी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कोई भी नोटिस से बच सके। और जो आप GST की लिमिट है 40 लाख तक के बाद, 40 के क्रॉस होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इतने स्मॉल वेंडर्स को भी नोटिस भेजा। क्यों? क्योंकि जब उनको पता ही नहीं चला कि उनकी किस तरह से ये 40 लाख की जो लिमिट क्रॉस होगी, वो 50, 100 ऐसे करके उन्होंने ट्रांजेक्शन लेते रहे। जब इनकी 40 लाख से अबव हो गई तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जितने भी स्मॉल वेंडर्स थे उन सबको नोटिस भेज दिया कि उन पे ये लिमिट एप्लीकेबल हो गई थी। इस तरह से आपको अभी नहीं, ऑनलाइन UPI इतनी ट्रैकिंग हो रही फ़ोन पे, बट इन फ्यूचर में ये भी ट्रैकिंग होना पूरा शुरू हो जाएगा। तो आप उससे पहले ही इस चीज़ों पे ध्यान रखें। और अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं, आप उससे पहले अपनी सारी रिकॉर्डिंग अपनी पूरी इसकी चेक करें, अब ताकि आप इस लिमिट से ज़्यादा अपना कोई भी ट्रांजेक्शन मत करें। और अब हम बात करें कि आपको नोटिस कब तक आ सकता है। आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के 3 इयर्स
तक, अब 3 मंथ्स एक्स्ट्रा उन्होंने कर दिया है, 3 इयर्स प्लस 3 मंथ्स तक आपको नोटिस आ सकता है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद। आपको अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है, अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है 50 लाख से कम है, तो आपको 3 इयर्स में 3 ईयर प्लस 3 मंथ्स तक आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट 50 लाख से अबव है, उस केस में आपको 6 इयर्स तक भी आपको नोटिस आ सकता है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप स्मॉल वेंडर्स हो, बहुत सारी आपकी ट्रांजेक्शन जो आपको जो आ रही है 10,000 15,000 पर डे की आ रही है, तो आपको करंट अकाउंट ही ओपन करवा लेना चाहिए। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो अपना एमएसएमई के बेस पे या फूड रजिस्ट्रेशन के बेस पे अपना रजिस्ट्रेशन लें और अपनी प्रॉपर आईटीआर फाइल करें। आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो। अगर आप जस्टिफाई कर देते हो तो आपके ऊपर कोई भी नोटिस नहीं आ सकता, कोई पेनल्टी आपको नहीं लग सकती, क्योंकि आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। बट अगर आप आईटीआर ही नहीं फाइल करोगे, आपने जितनी इनकम अर्न की है वो सारी इनकम आपकी अनएक्सप्लेन ही मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक प्रूफ ही मांगती है। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टैक्स गाइड को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।